हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का क्लास भी अच्छे तरीके से चल रहा होगा। गाइज, हमने जो क्लास स्टार्ट किए थे बीएससी नर्सिंग और पारा मेडिकल के लिए, बीएससी नर्सिंग और पारा मेडिकल के लिए बायोलॉजी का क्वेश्चन सेट स्टार्ट किए थे। ये आपका सेट 10th है। ये सारा एमसीक्यू टेस्ट होने वाले हैं। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। प्रथम पूर्णयोगज डीएनए बनाने के लिए, ठीक है, प्रथम पूर्णयोगज डीएनए बनाने के लिए प्रयुक्त प्लाज्मिड को किस जीवाणु से पृथक किया गया था। यह आपको बताना है। प्रथम पूर्णयोगज डीएनए बनाने के लिए प्रयुक्त प्लाज्मिड को किस जीवाणु से पृथक किया गया था। देखिए, प्रथम पूर्णयोगज डीएनए क्या था। सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग में, ठीक है, किसमें, जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जिसको हम लोग अनुवांशिकी अभियांत्रिकी भी कहते हैं हिंदी में, उसमें जो है ना कुछ डीएनए की अलग डीएनए की ज़रूरत होता है। तो वो डीएनए कहाँ से पहली बार पृथक किया गया था और ये प्लाज्मिड क्या होता है यहाँ पे, है ना। आपको पता होगा कि बैक्टीरिया में मेन डीएनए के अतिरिक्त सर्कुलर टाइप का जो है अतिरिक्त डीएनए भी होते हैं जिसको हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं, ठीक है, प्लाज्मिड कहते हैं। वही प्लाज्मिड का प्रयोग किसमें किया जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में, यानी कि जीन अभियांत्रिकी में किया जाता है, ठीक है, अनुवांशिकी अभियांत्रिकी में किया जाता है। तो वही में जो है प्रथम पूर्णयोगज डीएनए बनाने के लिए किस प्लाज्मिड को किस जीवाणु से अलग किया गया था। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इकोलाई से, ठीक है, इकोलाई से प्राप्त किया गया था, याद रखिएगा। एग्रोबैक्टीरियम का भी प्रयोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में, यानी कि जीन अनुवांशिक अभियांत्रिकी में किया जाता है, लेकिन प्रथम बार जो किया गया था इकोलाई से किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम पूर्णयोगज डीएनए का निर्माण किसने किया था। अभी हमने क्या देखे थे, प्रथम पूर्णयोगज डीएनए का निर्माण जो है कहाँ से प्राप्त किया गया था, इकोलाई से। कहाँ से प्राप्त किया गया था, इकोलाई, एक प्रकार का जीवाणु होता है इकोलाई, इससे प्राप्त किया गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ किसने किया था ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपका स्टेनले कोहन, हर्बर्ट बोयर, टेमिन तथा बाल्टीमोर, विकल्प ए तथा बी। क्या होगा राइट आंसर। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। स्टेनले कोहन तथा हर्बर्ट बोयर ने दोनों ने, है ना, इस प्रकार किया था प्रथम डीएनए पूर्णयोगज, यानी कि प्रथम पूर्णयोगज डीएनए बनाने के लिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है पौधों में आनुवांशिक अभियांत्रिकी हेतु, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, उसके लिए कौन सा जो है जीवाणु का प्रयोग किया जाता है ज़्यादातर। पौधों के आनुवांशिक अभियांत्रिकी हेतु यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग हेतु जो है प्रयुक्त होने वाले जीवाणु हैं, कौन सा है, एग्रोबैक्टीरियम, बेसिलस, सूडोमोनास, क्लोस्ट्रिडियम। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम का जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इकोलाई का भी किया जाता है, एग्रोबैक्टीरियम के पौधे में सबसे ज़्यादा किया जाता है एग्रोबैक्टीरियम, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन डीएनए को विशिष्ट स्थलों से काटता है। निम्न में कौन जो है डीएनए को विशिष्ट स्थलों से काटता है। मान लिया जाए ये आपका जो है क्या है, डीएनए का है, ठीक है, ये क्या है आपका डीएनए है। यही पूछा जा रहा है कि ये डीएनए को जो काटता है कौन विशिष्ट स्थलों से काटता है। ऑप्शन है आपका इकोलाई प्रतिबंध एंजाइम, एक्सोन्यूक्लियेज, लाइगेज, एल्कलाइन फॉस्फेट। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इकोलाई प्रतिबंध एंजाइम, ठीक है, क्या है, इकोलाई प्रतिबंध एंजाइम। इसी को हम लोग प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम भी कहा जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इन दोनों का और भी नाम है, इस एंजाइम का और भी नाम क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम या फिर प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, और इकोलाई प्रतिबंध एंजाइम इन्हीं का नाम है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा।
क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी में है एक्सो न्यूक्लियस, ये साइड से कट लगाने के लिए, ठीक है, ये साइड से डीएनए के साइड से कट लगाने के लिए एक्सो न्यूक्लियस का प्रयोग किया जाता है। लाइगेज एंजाइम डीएनए के खंडों को ज्वाइंट करने के लिए लाइगेज एंजाइम प्रयुक्त होता है, ठीक है। एल्कालाइन फॉस्फेट जो है इसका खंड का टुकड़ा होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जीन प्रतिलिपिकरण के समय किसे जीन टैक्सी कहा जाता है? जब जीन का प्रतिलिपिकरण होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं डीएनए रिप्लिकेशन, ठीक है, जब उसका प्रतिकरण होता है तो उसके समय कौन जीन टैक्सी का काम करता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपका टीका, प्लाज्मिड, जीवाणु, प्रोटोजोआ। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मिड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जीन प्रतिलिपिकरण के समय इसे जो जीन टैक्सी का काम करता है वो आपका प्लाज्मिड, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते आ गया, यहाँ से एक क्वेश्चन मिसिंग हो गए हैं गाइस, लास्ट में इसका जो है क्वेश्चन बताएंगे 7 नंबर का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किसके उपचार द्वारा प्रोटीन को हटाया जाता है? नहीं, प्रोटीन को हटाने के लिए यानी प्रोटीन को तोड़ने उड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? राइबोन्यूक्लियेज, काइटिनेज, सेल्यूलोज या प्रोटीएज? तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट सीधा आंसर हो जाएगा प्रोटीएज एंजाइम को प्रोटीन को तोड़ने के लिए किया जाता है, यानी कि उसको हटाने के लिए किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। सेल्यूलेज का जो एंजाइम है यह सेल्यूलोजन के पाचन में सहायता करता है। यह किसको तोड़ता है? सेल्यूलोज को तोड़ता है। राइबोन्यूक्लियेज जो है ये न्यूक्लिक एसिड को तोड़ता है। काइटिनेज जो है काइटिन जो होती है उसको तोड़ता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका निम्न में किस एक का जीवन चक्र अगुणित प्रकार का होता है? निम्न में किस एक का जीवन चक्र कैसा होता है? अगुणित प्रकार का होता है। ऑप्शन आपका गेहूँ, प्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, ऑस्ट्रिलागो। क्या होगा राइट आंसर? निम्न में किस एक का जीवन चक्र जो है अगुणित प्रकार का होता है? ऐसे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रिलागो, ठीक है, ऑस्ट्रिलागो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रिलागो। गाइस ऑस्ट्रिलागो है क्या? ऑस्ट्रिलागो क्या है? और याद रखिएगा ऑस्ट्रिलागो जो है एक प्रकार का होगा फंगस, ठीक है, क्या होता है? फंगस होता है जिसको हम लोग हिंदी में कवक कहते हैं, ठीक है, एक प्रकार का क्या है? कवक है। इसका चित्र ये जो है ना हमारे जो फसल होते हैं उसको नष्ट करता है। ऑस्ट्रिलागो नामक फंगस जो होते हैं हमारे फसलों को नष्ट करते हैं, जैसे मक्के हो गया, गेहूँ हो गया। अभी हम आपको इस चित्र दिखाते हैं, देखिए ये है आपका ऑस्ट्रिलागो, ठीक है। ये सारी जो हरे कलर से या फिर जो हम रेड कलर से डिनोट करते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये सारे क्या हैं? ऑस्ट्रिलागो हैं। ये क्या होते हैं? एक प्रकार का कवक होते हैं। अभी ही बताए हमने, ये एक प्रकार का क्या है? कवक है जो क्या करता है? फसलों को नष्ट करता है। देख रहे हैं ये कॉर्न है, यानी कि मक्की की खेत में जब मक्के को क्या कर रहा है? खराब कर रहा है, ठीक है। ये गेहूं में भी लगते हैं, ऐसा नहीं गेहूं में नहीं लगते, गेहूं में भी लगते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में कौन शैवाल केराजिन उत्पन्न करता है? ये बताना आपको। निम्न में कौन शैवाल जो है केराजिन उत्पन्न करता है? केराजिन क्या है? एक प्रकार का पिगमेंट होता है, ठीक है, पिगमेंट यानी कि वर्णक, ठीक है। कौन सा शैवाल है? भूरे शैवाल, लाल शैवाल, नील हरित शैवाल, हरित शैवाल। कौन से शैवाल जो है क्या करते हैं? आपका केराजिन उत्पन्न करते हैं, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लाल शैवाल, समझ गए? इसका करेक्ट आंसर होगा लाल शैवाल। लाल शैवाल क्या करता है? आपका केराजिन उत्पन्न करता है। अच्छा, लाल शैवाल लाल क्यों होता है? ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लाल शैवाल लाल किसके कारण दिखता है? तो इसमें इस प्रकार का वर्णक होता है जिसको कहते हैं फाइकोसाइनिन, ठीक है, फाइकोसाइनिन या फिर फाइकोएरिथ्रिन। फाइकोएरिथ्रिन ज़्यादा लिखा रहता है, फाइकोएरिथ्रिन, ठीक है। ये जो इसके कारण फाइकोएरिथ्रिन के कारण लाल शैवाल लाल दिखता है, ठीक है। अब भूरे शैवाल भूरे क्यों दिखते हैं? भूरे शैवाल में फ्यूकोजैंथिनिन नामक एंजाइम होता है, याद रखिएगा।
फ्यूकोजेंथेनिन नामक वर्णक होता है, जिसके कारण भूरे से बाल भूरा दिखता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु कोशिका में किस एंजाइम द्वारा झिल्ली हटाई जाती है? जीवाणु की कोशिका से है ना, इसकी झिल्ली को हटाना है। ठीक है, तो किस एंजाइम द्वारा हटाएंगे? ऑप्शन है आपका लिए सेल्यूलेज, लाइसोजाइम, काइटिनेज, लाइपेज। क्या होगा राइट आंसर? याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम द्वारा क्या होता है, जीवाणु के झिल्ली को हटाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और ऑप्शन एम है सेल्यूलेज। देखिए सेल्यूलेज क्या करता है, सेल्यूलोज के पाचन में सहायता करते हैं। आपको पता होगा सेल्यूलोज जो होता है पादप कोशिका के जो कोशिका भित्ति बनी होती है, किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। तो उसके पाचन में या फिर उसके विघटन में कौन मदद करता है? सेल्यूलेज। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है, जेमी किस में पाए जाते हैं? जेमी किस में पाए जाते हैं? अच्छा, जेमी क्या है? जेमी एक प्रकार का अलैंगिक जनन का प्रकार है। ठीक है, क्या है? अलैंगिक जनन का प्रकार है। ठीक है, अलैंगिक जनन का प्रकार है जेमी। ठीक है, इसमें क्या बनते हैं, किसी भी जीव में एक जेमी धानी बनते हैं। ठीक है, जिससे जीव उत्पन्न लेते हैं। ऑप्शन है आपका टेरिडोफाइटा में, कुछ अनावृत्तियों में, कुछ लिवर्ट में, माउस में। ठीक है, तो क्या होगा राइट आंसर? किस में जेमी धानी बनते हैं? तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लिवर्ट में, कुछ लिवर्ट में। लिवर्ट क्या होता है? लिवर्ट जो होता है ब्रायोफाइटा होता है। ठीक है, ब्रायोफाइटा का पादप होता है जो कीचड़ में पाए जाते हैं, दलदली वाले जगहों पे पाए उगते हैं, और उगने के कारण वहाँ पे जब सूखते हैं ये लिवर्ट ठीक है, लिवर्ट क्या होते हैं? याद रखिएगा, ब्रायोफाइटा होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा युग्म एक कोशिकीय शैवालों का है? कौन सा युग्म जो है एक कोशिकीय शैवालों का है, ये आपको बताना है। ये सारा का सारा शैवाल है। ठीक है, आपको में इसमें बताना है कि कौन सा एक कोशिकीय शैवाल का जो है युग्म है। ऑप्शन है आपका जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया, एनाबिना और वॉल्वॉक्स, कोलेरेला तथा स्पाइरुलिना, लेमिनेरिया तथा सार्गासम। तो क्या होगा राइट आंसर? कौन जो है एक कोशिकीय शैवालों का जो है समूह है? तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जेलिडियम तथा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, कोलेरेला तथा स्पाइरुलिना। ये दोनों क्या होते हैं? आपका एक कोशिकीय शैवाल होते हैं। ठीक है, कोलेरेला तथा स्पाइरुलिना एक कोशिकीय शैवाल होते हैं। जेलिडियम तथा ग्रेसिलेरिया बहुकोशिकीय हैं। एनाबिना तथा वॉल्वॉक्स ये क्या है? बहुकोशिकीय शैवाल होते हैं। ठीक है, और एनाबिना से पूछ दिया जाता है क्वेश्चन कि एनाबिना क्या है। कई बार क्वेश्चन पूछ दिया है छोटे मोटे एग्जाम, जैसे पैरामेडिकल हो गया, बीएससी नर्सिंग हो गया, इसमें क्वेश्चन पूछा है एनाबिना क्या है। तो याद रखिएगा, एक प्रकार का शैवाल है, यूकेरियोटिक शैवाल होते हैं एनाबिना। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पिट बनाने के लिए कौन उत्तरदायी है? पिट बनाने के लिए कौन उत्तरदायी है? देखिए, पिट क्या होता है? पिट जो है ब्रायोफाइटा के कुछ पौधे, ब्रायोफाइटा के कुछ पादप जो है दलदली वाले जगहों पर उगते हैं, और वहाँ पे उगने के कारण जो है ये वहाँ जो सूखते हैं, इसके अपघटन के लिए कुछ नहीं अपघटन नहीं हो पाते। ठीक है, किसी बैक्टीरिया द्वारा या कवक द्वारा इसका अपघटन नहीं हो पाते हैं ये ब्रायोफाइटा के पादप। ठीक है, जब सूखते हैं तो इसका अपघटन नहीं हो पाता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पिट कहते हैं। तो कौन उत्तरदायी है? मॉर्केंसिया, रिक्सिया, फ्यूनेरिया, स्फेगनम। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, स्फेगनम। ठीक है, स्फेगनम पादप होता है ब्रायोफाइटा का जो सूखते हैं, जिससे क्या बनता है? पिट बनते हैं। ठीक है, याद रखिएगा।
ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? कौन सा रोग जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है? इन्फ्लुएंजा, बेबियोसिस, ब्लास्टोमाइकोसिस, सिफिलिस। यहाँ पे बताना है कौन सा रोग जो है किसके कारण, प्रोटोजोआ के कारण होता है, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, बेबियोसिस बीमारी जो होता है किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक है, जिसमें रेड ब्लड सेल आरबीसी जो है आपका, जिसको हम लोग रेड ब्लड सेल कहते हैं, ये आपका इफेक्ट होता है यानी संक्रमित होता है प्रोटोजोआ से। ठीक है, इन्फ्लुएंजा किसके कारण होने वाला रोग है? यह एक बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, यह किसके कारण होने वाला है? बैक्टीरिया के कारण होने वाला इन्फ्लुएंजा रोग है। ठीक है, और ब्लास्टोमाइकोसिस यह कवक के कारण होने वाला रोग है। ब्लास्टोमाइकोसिस किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है। सिफिलिस जो होता है, सिफिलिस बीमारी, ये भी जो है आपका बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है माल्ट मानव शरीर में लसीकाब का लगभग कितना प्रतिशत होता है? माल्ट मानव शरीर में लसीकाब ऊतक का लगभग कितना प्रतिशत होता है? माल्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो माल्ट का होता है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, यानी कि टिश्यू को हम लोग ऊतक कहते हैं। ठीक है, तो म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ये माल्ट जो है मानव शरीर में लसीकाब ऊतक का लगभग कितना प्रतिशत होता है? ऑप्शन है आपका 50%, 20%, 70%, 10%। क्या होगा राइट आंसर इसका? तो याद रखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 50%। ठीक है, माल्ट जो है लसीकाब ऊतक का कितना प्रतिशत होता है? 50%। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है आपका ब्लू बेबी यानी कि नीला शिशु सिंड्रोम किसके परिणाम स्वरूप होता है? आपको बताना है ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है यानी जिसको नीला शिशु भी कहते हैं, किसके परिणाम स्वरूप होता है? ऑप्शन है आपका क्लोराइड की अधिकता, मेटा हीमोग्लोबिन, घुलित ऑक्सीजन की अधिकता, TDS जिसको हम लोग टोटल सॉलिड डिसऑर्डर कहते हैं, यानी कि पूर्ण घुलित ठोस पदार्थ, किसके कारण होगा ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा मेटा हीमोग्लोबिन। ठीक है, मेटा हीमोग्लोबिन कब बनता है? आपके पास हीमोग्लोबिन में, पता है आपको, हीमोग्लोबिन में दो चीज़ रहता है, हीम और आयरन होता है। ठीक है, आयरन भी होता है यानी कि लोहा भी होता है। हीमोग्लोबिन में किसकी मात्रा पाई जाती है? लोहा की। और ये जो लोहा रहती है +2 की रहती है, F+2 की रहती है। ठीक है, लेकिन मेटा हीमोग्लोबिन में जो यही आयरन है Fe+3 का आइसोटोप पाया जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेटा हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है आपका हमारे शरीर में एंटीबॉडी यानी प्रतिलिन का सम्मिश्रण होता है। हमारे शरीर में एंटीबॉडी जो बनते हैं, ठीक है, वह किसके सम्मिश्रण से होता है? आपका ऑप्शन है लाइसोप्रोटीन्स, स्टेरॉइड्स, प्रोस्टेग्लैंड्स, ग्लाइकोप्रोटीन। क्या होगा राइट आंसर कि एंटीबॉडी के सम्मिश्रण से किसके सम्मिश्रण से बनता है? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन से के सम्मिश्रण से हमारा क्या बनता है? एंटीबॉडी का निर्माण होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है विडाल टेस्ट किसकी पहचान की जाती है? विडाल टेस्ट के द्वारा जो है किसकी पहचान की जाती है? कौन से रोग की? मलेरिया की, मधुमेह की, HIV या टाइफाइड ज्वर की?
विडाल के टेस्ट के द्वारा किसका पहचान किया जाता है? याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, टाइफाइड का। टाइफाइड जो है साल्मोनेला टाइफी नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है, ठीक है। और यह जो होता है विडाल टेस्ट इसके लिए किया जाता है, ठीक है। और HIV या एड्स के लिए एलिसा टेस्ट चेक किया जाता है, याद रखिएगा एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? HIV के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन था गाइज जो 7 नंबर का था, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है। तो पहले इसी को देख लेते हैं। अच्छा, एक को डिलीट कर देते हैं, ठीक है मेरे पास। इसका बहुत सारा प्रतिलिपि बन गया था। ये तो ऊपर कैसे होगा गाइज, मुझे भी नहीं पता है। ले इसको डिलीट कर देते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है गाइज इस वीडियो का। तो आपको बताना है कि निम्न में किस शैवाल में संचयी खाद्य पदार्थ के रूप में मैनिटोल पाया जाता है? किस खाद्य पदार्थ के रूप में जो है, किस शैवाल में जो खाद्य पदार्थ के रूप में क्या पाया जाता है? मैनिटोल पाया जाता है। ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपका ग्लेसिरेलिया, वोल्वॉक्स, यूलेथ्रिक्स, एक्टोकार्पस। किसमें जो है खाद्य पदार्थ के रूप में क्या पाया जाता है? आपका मैनिटोल पाया जाता है। किस शैवाल में पाया जाता है ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा हो जाएगा आपका ग्लेसिरेलिया, ठीक है। ग्लेसिरेलिया ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। ग्लेसिरेलिया में संचयी खाद्य पदार्थ के रूप में क्या पाया जाता है? मैनिटोल पाया जाता है, ठीक है। और इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? सोडियम वर्णक पाया जाता है। ये क्या होते हैं? लाल शैवाल होते हैं। ग्लेसिरेलिया लाल शैवाल है, ठीक है। ये लाल शैवाल होते हैं और इसमें क्या पाया जाता है? फाइकोएंसिलिन बताए थे, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, ये थे हमारा इसका लास्ट प्रश्न। आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट कीजिए आपको क्लास कैसा लगा।